पिछले क्लास में आपको बताया गया था डी सबऑर्बिट ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा डिटेल में। फिर हम लोग ये CFT स्टार्ट किए थे और CFT में 2-3 पॉइंट आपको लिखा दिया गया है। पहला लिखा गया था कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच कंप्लीटली प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के थ्रू ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अंत में जो लिखा है हम उस पर आते हैं। अंत में लिखाया गया है कि ये जो लिगेंड है ना और सेंट्रल मेटल एटम, इस दोनों के बीच दो तरह का फोर्स काम करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा रिपल्सन। ए नंबर लिखेंगे। अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स एक बेहद सिंपल बात है। ये कहाँ से आया? ये है द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज्ड सेंट्रल मेटल एटम एंड निगेटिव चार्ज्ड लिगेंड। हम दो एग्जाम्पल से आपको इसको समझाते हैं। यदि FeCN का होल 6 हो 4-, इसमें आप आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना तो आपको आएगा +2। तो ज़रा बताइए यहाँ पर आयरन जो ये जो +2 है यह किसके द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है? Cn- के द्वारा, जो कि लिगेंड न्यूट्रल है। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा? अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें लिगेंड न्यूट्रल होता है, जैसे CrNH3 का होल 6 3+। आप इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना क्रोमियम का तो ये आपको आएगा +3। तो यहाँ पर ये जो Cr3+ है यह किसके द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है? NH3 के द्वारा। काहे का? क्यों? क्योंकि NH3 पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ भी अट्रैक्शन होगा। इस प्रकार से ये बात तो हम कल भी समझ लिए थे। तो इस तरह से पहला जो फोर्स काम करता है वो अट्रैक्शन होता है, पॉइंट पॉजिटिव और पॉइंट निगेटिव चार्ज के थ्रू, जहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव पॉइंट की तरफ बिहेव करता है और लिगेंड जो होता है वह निगेटिव पॉइंट की तरफ बिहेव करता है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स को तो हम कल भी समझे थे। मेन इस थ्योरी का समझना है रिपल्सिव फोर्स कहाँ से आता है, ये कहाँ से रिपल्सन होता है। तो बी है रिपल्सन। ये रिपल्सन कहाँ से आता है? ये रिपल्सन है द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लोन पेयर ऑफ लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब इसको समझिए आप, जैसे आप इसको समझे ना कि यहाँ पर अट्रैक्शन कैसे होता है, इसी प्रकार अब आप समझिए कि इस सब के बीच रिपल्सन कैसे होता है। रिपल्सन का कारण क्या है, क्यों रिपेल करता है ये? क्या हुआ? अच्छा, ये सही कर लीजिए, रिपल्सन है वो लिखा हो। सुनिए अब इस रिपल्सन को अब आप समझिए कि ये रिपल्सन कहाँ से आता है। ध्यान दीजिएगा।
ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, चाहे यहाँ चार्ज के रूप में है, यहाँ पर न्यूट्रली लोन पेयर रहता है। ये जब सेंट्रल एटम के पास जाएगा तो ये आकर्षित क्यों हुआ, ये अट्रैक्ट क्यों हुआ? इसलिए ना, क्योंकि सेंट्रल मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड पर निगेटिव चार्ज। तो जब ये आकर्षित हो रहा होगा, जब ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहा होगा, तो आप पिछला दिन जो वीवीटी हम लोग पढ़ रहे थे, तो वीवीटी में आप एक चीज़ बार बार देख रहे थे कि हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते थे तो उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के दौरान हम लोगों को एक चीज़ दिखता था कि सब के डी ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है, चाहे वह इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो या फिर वह इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ करता था। याद है, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ही ना, जो अनपेयर्ड हुआ करता था उसको हम पेयर्ड किया करते थे। तो आप ही सोचिए कि जब लिगेंड और सेंट्रल एटम एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो लिगेंड का जो लोन पेयर है 100 और सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल आउटर डी में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन दोनों निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो दोनों जब एक दूसरे के क्लोज अप्रोच में आएगा तो आपको नहीं लगता है कि वहाँ पर निगेटिव के बीच रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा? यानी जब सेंट्रल एटम लिगेंड की तरफ अप्रोच करेगा या लिगेंड सेंट्रल एटम की तरफ अप्रोच करेगा तो वहाँ दो तरह का फोर्स काम करने लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है और दूसरा रिपल्सन काम करने लगता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि रिपल्सन कम रहता है और अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, तभी ना बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए तो ज़रूरी है कि अट्रैक्शन ज़्यादा हो, रिपल्सन कम। लेकिन रिपल्सन यहाँ पर होता है और जो रिपल्सन होता है वही आगे जाके कुछ कारनामा कर देता है। फिलहाल हम आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं कि वहाँ अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्सन भी होगा। अट्रैक्शन दोनों पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के कारण होगा और रिपल्सन जो होगा वह इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन है। और यह कौन कौन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन है? लिगेंड का जो लोन पेयर है वो, और सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। चलिए इसको उतार लिए हैं क्या आप? अब जरा आप एक बात बताइए हमको कि जब ये रिपल्सन होगा, यदि लिगेंड डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो आपको नहीं लगता है कि उसकी एनर्जी जो है वो प्रभावित होगी? यदि मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं और कोई दौड़ता हुआ आया और आपको धक्का दे दिया तो क्या आप तलमला के गिरिएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी रेंडमली बढ़ गई, बहुत इंस्टेंटली आपका एनर्जी बढ़ गया है, इसी वजह से नहीं गिरिएगा क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी आप पर लग चुका है। तो वैसे ही आप इस बात को समझिए कि यदि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को धक्का देना शुरू कर देगा, मतलब रिपेल करना शुरू कर देगा लिगेंड का लोन पेयर, तब तो यहाँ पर ये जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी फील करेगा ना कि उसका एनर्जी में कुछ बदलाव आ रहा है, मतलब उसके एनर्जी पर ये इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। तो नीचे में लिख देंगे, नीचे एरो देख के लिख दीजिए, दिस रिपल्सिव फोर्स affected the energy of d orbital। तो लोन पेयर, लिगेंड का जो लोन पेयर है और सेंट्रल एटम का जो डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो रिपल्सन होता है, इस रिपल्सन के कारण डी ऑर्बिटल के एनर्जी पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। और उसी बात को हम लिखे हैं कि दिस रिपल्सिव फोर्स अफेक्टेड द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। अब आप लिखिए पॉइंट नंबर क्या होगा? कितना पॉइंट लिख चुके हैं वीवीटी का? 3। लिखिए नंबर 4। नंबर 4 जो आप लिखिएगा वो आप पहले से जानते हैं। लिखेंगे देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स इन डी सब ऑर्बिट। There are 5 orbitals. There are 5 orbitals in d suborbit.
and all have equal energy and all have equal energy। देखो इधर डी सब ऑर्बिट में हम लोग कितना डब्बा बनाते थे? 5। एक्चुअल में ये जो 5 डब्बा है ये 5 ऑर्बिटल को ही ना इंडिकेट करता है। और वो 5 ऑर्बिटल क्या क्या है? वह है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? और इस सब की एनर्जी आपस में बराबर है, बिल्कुल इक्वल एनर्जी होता है डी का। पी का 3 होता है, तीनों का एनर्जी बराबर होता है। डी का सबका एनर्जी बराबर होता है। और आप याद कीजिए ये जो था और ये जो था, इस दोनों में हल्का सा अंतर है। क्या अंतर है? इसका ओरिएंटेशन बिटवीन द एक्सिस है और इसका ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस है, लेकिन फिर भी सबका एनर्जी आपस में बराबर होता है। अब सुनो, अब इस सब में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा और लिगेंड सेंट्रल एटम को अप्रोच करेगा तो अप्रोच करने के बाद इस सब की एनर्जी पर इफेक्ट पड़ता है। और इफेक्ट पड़ता है तो क्या होता है ना कि जैसे जैसे लिगेंड इसको, मान लीजिए ये किसी सेंट्रल एटम का डी है और मान लीजिए कि लिगेंड इसको अप्रोच करना शुरू किया, उसके तरफ जाना शुरू किया, तो ऐसी स्थिति में ये फील करता है कि इसका एनर्जी बढ़ने लगा है। तो क्या करता है, ये थोड़ी देर तक अपनी एनर्जी को ये बढ़ाता है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। बढ़ाते बढ़ाते ये 5 ऑर्बिटल 2 समूह में एनर्जी को फील करता है। 2 समूह में एनर्जी को फील करते वक्त वो महसूस करता है, शुरू में तो बराबर रूप से एनर्जी बढ़ता गया, लेकिन बाद में जब एक लिमिट क्रॉस करने लगता है एनर्जी के बढ़ने का, तो ये इंटरनल अंदर ही अंदर 2 सेट में टूटने के कगार पर आ जाता है। वो इस आधार पर कि इसका जो ओरिएंटेशन है वह अलग टाइप का है और इसका जो ओरिएंटेशन है वह अलग टाइप का है। लिगेंड जिस दिशा से आएगा, लिगेंड का ओरिएंटेशन जो होगा उसके आधार पर यह अपनी एनर्जी को घटाना बढ़ाना करता है, इसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है। जो बात हम बोल रहे हैं अब उसको थोड़ा और इसके अंदर तक की बात को आप समझिए, क्योंकि यही मेन इसका पॉइंट है। मान लीजिए कि लिगेंड एक्सियल आ रहा है। हर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अपना कुछ ना कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है ना, तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मान लीजिए कि लिगेंड एक्सियल आ रहा है, मतलब लिगेंड जो आ रहा है वो एक्सिस की तरफ से आ रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि ज़्यादा प्रभावित होगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर? और यदि लिगेंड एक्सिस से ना आकर लिगेंड किसी एक्सिस के बीच से आ रहा है तो क्या होगा? तो वैसी स्थिति में इसका एनर्जी बढ़ने लगेगा। तो शुरू में सबका एनर्जी, सब अपना एनर्जी मेंटेन रखना चाहता है, सबका एनर्जी बराबर तरीके से बढ़ता है। मतलब कुछ इस तरह से, ये ऐसा देखो, ये जो 5 ऑर्बिटल है, जब लिगेंड नहीं आया तो मान लीजिए कि इस जगह पर है, जब लिगेंड इसको अप्रोच किया तो धीरे धीरे इसका एनर्जी बढ़ने लगा और धीरे धीरे बढ़ता गया, तो एक समय तक ये अपने एनर्जी को बराबर रखने का प्रयास किया। लेकिन जब लिगेंड काफ़ी नज़दीक आ जाता है तो काफ़ी नज़दीक होने के बाद इसके अंदर 2 तरह का सेट बनना स्टार्ट होता है। एक सेट 3 ऑर्बिटल का होता है और एक सेट 2 ऑर्बिटल का होता है। एक अलोंग द एक्सिस और दूसरा बिटवीन द एक्सिस। इस 2 सेट में किसी का एनर्जी बढ़ जाता है और किसी का एनर्जी घट जाता है और यह टूट जाता है 2 भागों में। एक बार या तो 2 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल ऐसे, या फिर ये टूट जाता है ऊपर 3 ऑर्बिटल और नीचे 2 ऑर्बिटल। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हम तोड़ के इसको ऊपर दिखाएं, इसका मतलब इसका एनर्जी बढ़ गया और इसका एनर्जी घट गया है। और यदि यहाँ पर तोड़ के ऊपर दिखाएं तो इसका एनर्जी बढ़ गया और इसका एनर्जी घट गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि कभी 2 ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ जाता है, 3 का घट जाता है, और कभी 3 का एनर्जी बढ़ जाता है, 2 का घट जाता है। लेकिन दोनों में से बात कोई भी हो, स्प्लिटिंग तो हो गया ना, डिवीजन तो हो गया ना डी ऑर्बिटल का। और डी ऑर्बिटल का डिवीजन हुआ क्यों? डी ऑर्बिटल का डिवीजन हुआ उसके एनर्जी के बढ़ने के कारण। यदि इसका एनर्जी नहीं बढ़ता तो कभी भी डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग
नहीं होता। आप जैसे याद कीजिए, S में एक डब्बा बनता है, P में कितना डब्बा बनता है? 3, D में 5। तो S को हम अलग लिखते हैं, P को हम अलग लिखते हैं, D को अलग लिखते हैं। S में एक डब्बा अलग बनाते हैं, P का 3 डब्बा अलग बनाते हैं, D का 5 डब्बा अलग बनाते हैं। क्या आप कभी SPD में S, P और D यानी S का 1, P का 3 और D का 5 सबको एक साथ बनाए हैं आज तक कभी? क्यों नहीं बनाए? क्योंकि उसके बीच एनर्जी का डिफरेंस होता है, एनर्जी का गैप होता है। S का एनर्जी कम होता है, P का उससे ज़्यादा होता है और D का उससे ज़्यादा होता है। D में पाँचों को हम एक साथ इसलिए बनाते हैं क्योंकि सबका एनर्जी आपस में बराबर होता है। P में तीनों को एक साथ बनाते हैं क्योंकि उस तीनों का एनर्जी आपस में बराबर होता है। S में केवल एक ही बनता है। तो सवाल ये उठता है कि जब इसका एनर्जी बढ़ने लगा और इसके अंदर ही अंदर दो तरह से एनर्जी की बात हुई। यदि लिगेंड एक्सियल पोजीशन से आया तो एक्सियल का एनर्जी ज़्यादा बढ़ा दिया, तो एक्सियल का एनर्जी बढ़ गया, इसका बेचारा उसकी तुलना में घट गया। और यदि लिगेंड एक्सियल से ना आकर बिटवीन द एक्सिस आ गया किसी डिफरेंट स्ट्रक्चर में, तो उस तीनों का एनर्जी बढ़ गया और इसका एनर्जी उसकी तुलना में घट गया। तो एनर्जी जब बढ़ा और घटा तो आपको क्या लगता है कि आप इसको एक साथ अब दिखा पाइएगा? इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जब सेम सब ऑर्बिट वाला ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ने घटने लगे तो वैसी स्थिति में ऑर्बिटल का टूटना कहा जाता है उसे। और ये दो सेट में टूट जाता है। एक सेट 3 ऑर्बिटल का होता है और दूसरा सेट 2 ऑर्बिटल का होता है। अब आपको समझ में आया कि ये तीनों सेट में काहे टूटा? एक तरफ 2 सेट में काहे टूटा? एक तरफ 3 और एक तरफ 2, क्योंकि वो तीनों एक टाइप का है और यह दोनों एक टाइप का है, इसीलिए 2 सेट में टूटता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि when ligands approach the central metal atom, then d orbital of central atom divided into 2 sets. First set is called T2G and second set is called EG. T2G कहते हैं इसी को। जब हम T2G अभी से लिखें ना तो इसका मतलब हुआ कि हम बोल रहे हैं DXY, DYZ और DZX। और जब हम EG बोलें तो उसका मतलब होता है DX²Y। एक्चुअल में ये ना समूह का नाम है, ग्रुप का नाम है। एक ग्रुप का नाम रखा गया T2G, एक ग्रुप का नाम रखा गया EG। T2G 3 चीज़ का यूज कर रहे हैं, नाम ये तीनों आएगा। EG 2 चीज़ का नाम यूज कर रहे हैं, 2 लेटर का यूज कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत ये दोनों आता है। तो ये जो T2G है और EG है, इसको सुन के घबराइएगा नहीं। ये T2G और EG नाम है, किस चीज़ का नाम है? सेट का नाम है, ग्रुप का नाम है। डी ऑर्बिटल का जो 2 ग्रुप बना है, 3 वाला और 2 वाला, उसमें 3 वाले को कहते हैं T2G और 2 वाले को कहते हैं EG। ठीक है। अब कब बढ़ेगा इसका एनर्जी, कब घटेगा इसका एनर्जी, ये तो आप समझ चुके हैं। जब लिगेंड एक्सियल आएगा तो इसका एनर्जी बढ़ेगा और इसकी तुलना में ये घट जाएगा। और जब लिगेंड इक्वेटोरियल पोजीशन से आएगा, मतलब बीच से आएगा, बिटवीन द एक्सिस आएगा, तो इसका एनर्जी बढ़ जाएगा और इसकी तुलना में इसका घट जाएगा। तो यही बात अभी आप लिखेंगे। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे when ligands approach the central metal atom, when ligand approach the central metal atom, then d orbital of central metal atom, then d orbital of central metal atom divided into 2 sets, divided into 2 sets. One set is called देखो यहाँ देख के, T2G and other set is called
T2G लिखने का तरीका देख लीजिए, ऐसे ही आपको लिखना है। एंड अदर सेट इज कॉल्ड EG, ऐसे। एंड अदर सेट इज कॉल्ड T2G। तो देखो, हम इसी को कहेंगे सेट 1 और इधर कहेंगे सेट 2। सेट 1 में कौन कौन आया? ये सब। और सेट 2 में कौन कौन आया? ये सब। तो अभी से जब भी हम T2G बोलें तो सेट 1 यही है ना, तो T2G, और इसको क्या बोलेंगे? EG। हम जैसे ही T2G का चर्चा करें, तुम समझ लो एक साथ हम 3 का चर्चा कर रहे हैं, DXY, DYZ और DZX का, और EG जब बोले तो 2 का। उतारिए इसको जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल का डिवीजन हो गया है। डिवीजन को ही हम लोग स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना। इसी बात को यदि हम डायग्राम पर दिखाएं तो डायग्राम पर ये बात कैसे दिखाई जाएगी, अब थोड़ा इसको समझ लीजिए, क्योंकि बुक में उस डायग्राम का यूज किया है। आप डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे और वैसे नहीं लिखेंगे तो फिर आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। मिटा दो इसे। देखो, हम यहाँ पर एनर्जी एक, ये हम किसी, देखो ये हम किसी खास एग्जाम्पल के लिए नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ तुमको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा। अलग अलग कम्प्लेक्स में अलग अलग तरीके से स्प्लिटिंग होता है। हम सिर्फ अभी तुमको नॉर्मल एक स्प्लिटिंग बता रहे हैं, फिर अलग अलग एग्जाम्पल देके तुमको हम बताएंगे कि स्प्लिटिंग का प्रॉपर वे क्या होगा। स्प्लिटिंग का मतलब ये होता है ना कि कभी T2G का एनर्जी बढ़ जाता है तो कभी EG का एनर्जी बढ़ जाता है। तो हम चेक करेंगे ना कि कब T2G का बढ़ेगा और कब EG का बढ़ेगा। मतलब कब 2 गो ऊपर जाएगा 3 गो नीचे, और कब 3 गो ऊपर 2 गो नीचे आएगा। तो ये एनर्जी का एक कोऑर्डिनेट है। मान लीजिए कि जब सेंट्रल एटम अकेला था, उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तब इसकी एनर्जी इतनी थी। अब मान लो कि सेंट्रल एटम उसको ये लिगेंड सेंट्रल एटम को अप्रोच करने लगा तो डी का एनर्जी क्या होने लगा होगा? बढ़ने लगा होगा। तो जो इस पॉइंट पर अभी है एनर्जी, इसी सब डी का धीरे धीरे एनर्जी चढ़ने लगा होगा, और चढ़ के मान लीजिए यहाँ तक आ गया, और यहाँ तक ये डी अपने एनर्जी को मेंटेन रखने का प्रयास किया, एनर्जी को बढ़ाया है। देखो, कभी भी बराबर एनर्जी वाला ऑर्बिटल टूटना नहीं चाहता है, उसका वो अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि वो अनस्टेबल होने लगेगा उस स्थिति में। तो शुरू में क्या किया कि वो अपनी एनर्जी को लगातार बढ़ाते गया, और इस कदर बढ़ाते गया कि सबका एनर्जी आपस में बराबर रह गया। लेकिन जब लिगेंड काफ़ी ज़्यादा क्लोज अप्रोच में चला गया, तो वहाँ पर एक्सियल का पोजीशन या लेटरल पोजीशन, जिस पोजीशन पर ज़्यादा रिपल्सन हुआ, उसका एनर्जी मतलब उसी इंस्टेंट में ज़्यादा हो गया, और बाकी का एनर्जी उसकी तुलना में कम गया। तो इसका स्प्लिटिंग हो जाता है, और स्प्लिटिंग के दौरान ये 5 डब्बा कितने सेट में कन्वर्ट कर जाता है? 2 सेट में। एक सेट मान लीजिए 3 डब्बा का हुआ, और एक सेट मान लीजिए 2 डब्बा का हुआ। लेकिन कोई यदि चाहे तो और करके 2 डब्बा को ऊपर और 3 डब्बा को नीचे भी अभी लिख सकते हैं, लेकिन किसी प्रॉपर एग्जाम्पल के लिए ये बात आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको बाद में ये पता करना पड़ेगा, अच्छा ये है क्या? इसी को हम कहेंगे T2G, और इसको, और यहाँ पर ये, और ये। तो आप देख सकते हैं, हम और करके जब दिखाए तो एक बार T2G का एनर्जी ज़्यादा है तो दूसरी बार T2G का एनर्जी कम है। तो ये बात अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग तरह से होगी। स्प्लिटिंग जब भी होगा किसी एक मॉलिक्यूल में, तो बस इतना होगा, या तो ये होगा या फिर इसको हम मिटा दें तो ये होगा। 2 ही बात होगी, या तो T2G ऊपर जाएगा EG नीचे, या फिर EG ऊपर जाएगा T2G नीचे। किसी एक ही मॉलिक्यूल में दोनों बात संभव
नहीं है। हम तो अभी सिर्फ जनरल बात बता रहे हैं कि डी का स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, डी के डिवीजन का मतलब क्या होता है और डी का डिवीजन होता कैसे है। उम्मीद करें कि आप यहाँ तक बात समझ रहे हैं। एक और बात, जब एनर्जी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पर स्प्लिटिंग हुआ तो स्प्लिटिंग के दौरान कुछ की एनर्जी बढ़ी और कुछ की एनर्जी घटी, और ये बढ़ने और घटने का प्रोसेस इस कदर हुआ कि इस तीनों मतलब इस पांचों के एवरेज एनर्जी में किसी प्रकार का कोई बदलाव ना हो। मतलब स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स अकर्स इन सच ए वे दैट एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल डज नॉट चेंज। मतलब वो एवरेज एनर्जी को मेंटेन रखता है, लेकिन जिसका सामना सामने आया उसका थोड़ा बढ़ा दिया, जो सामना सामने नहीं आया उसका एनर्जी घटा दिया। ओवरऑल एवरेज एनर्जी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप इसको उतारिए। अब हम इसमें डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स वगैरह नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ डब्बा पर आप देख लीजिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि कहाँ डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स है और कहाँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है। यदि आप डी ऑर्बिटल को ढंग से नहीं जान रहे होते तो आपको ये बात समझ में नहीं आती, टी टू जी और ई जी आप बुझबे नहीं करते, और यदि ज़बरदस्ती समझाने का प्रयास करते तो आप सिर्फ ये रट लेते कि डी टूट जाता है दो पार्ट में। और यहाँ पर इसका प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर वे है। अरे बुआ, थोड़ा गुड्डू को बताने के लिए बुला रहे हैं सर। रुपया है कि नहीं? तुम बोला था उधर वाले में ना तो चेंज होगा, इसीलिए इतना बढ़िया वाला सब खत्म हो गया है। हो गया, लिख लिए? लिखेंगे एरो दे के नीचे। लिखेंगे ए स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ए स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स occurs in such a way that a splitting of d orbitals occurs in such a way that average energy in such a way that average energy of orbital average energy of orbital does not change। नीचे एरो देंगे और लिखेंगे a splitting of d orbital, a splitting of d orbital are different, a splitting of d orbital are different in different complex compound in different complex compound having different coordination number, having different coordination number। ये जो लास्ट में पॉइंट लिखे हैं इसका क्या मतलब है? डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग जो होता है ना वो डिफरेंट होता है,
डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट होता है। जैसे देखिए, आप एक बार पढ़े ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, और एक बार पढ़े कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला। तो 6 वाला में 6 वाला में स्प्लिटिंग अलग तरह से होता है और 4 वाला में स्प्लिटिंग अलग तरीके से होता है। तो अब हेडिंग डालिए, अब आप स्प्लिटिंग को रियल वे में समझिए, किसी प्रॉपर कंपाउंड पर समझिए कि स्प्लिटिंग कैसे होता है। हेडिंग डालेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, आप ये बताइए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता था उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था? 6। चाहे उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो या उसका हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता था ना इसका। तो एक्चुअल में आज हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग। और इस चीज़ को यदि आपको समझना है तो आपको पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, क्योंकि उसको समझे बिना आप ये कर ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेट ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज, और कॉम्प्लेक्स आयन इज ये Ma6N+ और N-, जहाँ पर M जो है यह सेंट्रल मेटल है और A जो है लिगेंड है। कुल कितना लिगेंड है? 6 लिगेंड है। और मान लीजिए ये मोनोडेंटेट है, तो मोनोडेंटेट है तो एक ही ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल मिला के 6 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, M को बीच में रखिए। हम आपको समझा रहे हैं इसका शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब हम इस ऑक्टाहेड्रल शेप को आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल शेप समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्टाहेड्रल जब आप बनाओगे तो इसका रियल मीनिंग क्या होता है, इसको देखो। मेटल रहेगा बीच में, एक ए इधर, एक ए इधर, एक ए इधर और एक ए इधर। और यदि हम इसको आपस में एक इमेजिनरी लाइन से मिलाएं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यह एक स्क्वायर का निर्माण कर रहा है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? और सभी बॉन्ड एंगल आपस में आपको 90 डिग्री आएगा। ये सब 90 डिग्री आएगा। और तीसरी बात, आपको ये बोर्ड के बिल्कुल प्लेन पर नज़र आएगा, ना बोर्ड के प्लेन से ऊपर और ना ही बोर्ड के प्लेन से नीचे। इस शेप को कहते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेनर शेप। क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। चूँकि ये एक प्लेन में है और स्क्वायर का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर। आप कितने ए का यूज कर चुके हैं? 4। बचा कितना? 2। अब जो 2 बचा हुआ है उसमें एक रहेगा एम के परपेंडिकुलर, जस्ट लाइक दिस, ऐसे, और एक रहेगा ठीक बोर्ड के नीचे परपेंडिकुलर, बोर्ड के पीछे परपेंडिकुलर, और वह भी ऐसे ही रहेगा जैसा आप देख पा रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम इस चीज़ को 2 डायमेंशनल बोर्ड पर 3 डायमेंशंस को तो हम दिखा नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, तुम ये समझ लो कि हम इसको पकड़ के ऐसे कर दिए सीधा, मतलब ऐसे करके इसको ऐसा कर दिए इस तरह से। तो इसका मतलब एक ए ऊपर रहेगा और एक ए नीचे रहेगा, ये नहीं इसका मतलब हुआ। तो ऐसी स्थिति में ए को हम लोग जो दिखाते हैं ना, वो थोड़ा बड़ा लाइन से इस तरह से ऊपर दिखा देते हैं और एक को थोड़ा बड़ा लाइन से नीचे दिखाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर 2 प्रकार का ए है? बोलिए, यह जो ए है, ये वाला ए, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल ए। ये है एक्सियल पोजीशन। और ये वाला जो ए है ना, ये वाला सब, ये हम नाम दे दें क्या? नाम नहीं देते, हम कलर चेंज कर देते हैं। ए ये जो ग्रीन वाला ए है ये सब है एक्सियल पोजीशन, और जितना ब्लैक वाला ए है इसको बोला जाता है इक्वाटोरियल, समतलीय है वो, इसको कहा जाता है
इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस तरह से आपको कुल कितना पोजीशन मिला, एक्सियल और इक्वेटोरियल। अब आप इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए, जो बात लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए, तब आप आगे का बात समझ पाएंगे। अभी तक समझने में दिक्कत नहीं ना हुआ है, लास्ट बैरियर है। अब जो समझाएंगे इसको, यदि आप पकड़ लिए तो आप थ्योरी को समझ लिए, और यदि ये बात पकड़ में नहीं आया तो इतना समझने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तुमको समझाने के लिए हमको बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बोलें और क्या प्रॉपर एग्जाम्पल दें जिससे तुम बातों को समझ लो। क्या इसको लिख लिया आप? देखो, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, और इसी में यदि हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम तब बनाते जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो उसका जो शेप होता है ना, वह कैसा होता है, ये देखो हम यहाँ पर शॉर्टकट में बनाए हैं, थोड़ा डिटेल में हम बना के बताते हैं आपको कि टेट्राहेड्रल कैसे तुम बनाओगे। टेट्राहेड्रल बनाने के लिए तुम क्या करो, एक क्यूब बना लो। क्यूब बना के बीच में सेंट्रल मेटल एटम को डाल दो, एक लिगेंड यहाँ से जोड़ दीजिए, एक लिगेंड को यहाँ से जोड़ दीजिए, एक लिगेंड को यहाँ से जोड़ दीजिए, और एक लिगेंड को यहाँ से जोड़ दीजिए। यही स्ट्रक्चर, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो देख पा रहे हैं, ये डॉटेड लाइन से जिसको दिखाए हैं, एक्चुअल में यही किस स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर रहा है, टेट्राहेड्रल को। तुम एक चीज़ गौर करो, ये है M A और ये है M, यानी MA4 है ना ये, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को लेके आया है। तुम यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर कोई भी एक्सियल पोजीशन नहीं है, इस स्ट्रक्चर में कोई भी एक्सियल पोजीशन नहीं है, और उसमें एक्सियल पोजीशन है। जब इस सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड अप्रोच करेगा, ये A और ये A मान लो कि दूर है, अभी मान लो कि बॉन्ड का फॉर्मेशन अभी नहीं किया है, तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया था तो बात ही खत्म है। लेकिन जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए आगे बढ़ेगा तो इसके D का एनर्जी समान रूप से पहले चढ़ेगा। जैसे भी देखे थे ना आप, 5 को का एनर्जी बढ़ा था तो फिर 5 को बना था, उसका एनर्जी कम था और बाद में एनर्जी ज़्यादा था। अब जब ये लगातार अप्रोच किया तो उसका एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगा, जो सामना सामनी धरा जाएगा लिगेंड के। बोलिए हाँ या ना, बात समझ रहे हैं हम जो बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जब ये लिगेंड इसको अप्रोच करेगा, मान लीजिए अभी दूर है, बॉन्ड का फॉर्मेशन अभी हुआ ही नहीं, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ नहीं, ए अभी नज़दीक आ रहा है। जैसे ही ए नज़दीक आने लगा होगा, सेंट्रल मेटल एटम के डी का जो एनर्जी है वह चढ़ने लगा होगा, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो इसका एनर्जी बढ़ा होगा। 5 ऑर्बिटल जो भी तुरंत नहीं बनाए थे एनर्जी डायग्राम, तो उसमें 5 ऑर्बिटल था, वो पहले वहाँ लिगेंड दूर दूर तक था नहीं, फिर लिगेंड नज़दीक आया तो थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा, लेकिन अभी भी एनर्जी उसका समान था। जब लिगेंड बहुत ज़्यादा क्लोज चला जाता है तब जाके ना स्प्लिट करता है वो। तो अब स्प्लिट कैसे करेगा, सो देखो, जब एकदम नज़दीक ये आएगा तो ए जो दूगो ए जो है ना वह आ जाएगा उसके एक्सियल पोजीशन में, ऑक्टाहेड्रल में। लेकिन यहाँ पर किसी एक्सियल पोजीशन में लिगेंड आने वाला नहीं है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का है। तो जब लिगेंड एक्सियल आएगा तो आपको नहीं लगता है कि एक्सियल डी ऑर्बिटल उसके सामना सामने धराएगा? एक्सियल ऑर्बिटल कौन होता है उसमें डी में? ईजी।
तो यहाँ पर Eg का एनर्जी बढ़ जाएगा और T2g का एनर्जी घट जाएगा। यानी स्प्लिटिंग के दौरान ऑक्टाहेड्रल में Eg का एनर्जी ऊपर और T2g का एनर्जी नीचे, मतलब 2 ऑर्बिटल ऊपर भागेगा और 3 ऑर्बिटल नीचे भागेगा। जबकि यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये किसी न किसी एक्सिस के बीच में धरा जाता है। यहाँ पर एक्सियल का एनर्जी कम और जो इक्वाटोरियल बोलते हैं, वो जो अलोंग द एक्सिस था उसका एनर्जी कम और जो बिटवीन द एक्सिस था उसका एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। यानी इस केस में जब स्प्लिटिंग होगा तो d ऑर्बिटल का 2 जाएगा ऊपर, 3 जाएगा नीचे, यानी Eg का एनर्जी बढ़ जाएगा, T2g का एनर्जी घट जाएगा। और जब इस केस में स्प्लिटिंग होगा तो T2g का एनर्जी बढ़ जाएगा और Eg का एनर्जी घट जाएगा। इसमें 3 ऊपर 2 नीचे और इस केस में 2 ऊपर 3 नीचे। तो 2 ऊपर 3 नीचे, ये सब तो ठेठ भाषा एक तरह से हो गया केमिस्ट्री का। इसी को ना हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में यदि केमिकल टर्म का यूज करें तो हम कहेंगे यहाँ पर Eg का एनर्जी बढ़ जाएगा, T2g का घट जाएगा, और यहाँ पर T2g का बढ़ जाएगा, T2g का बढ़ जाएगा और Eg का घट जाएगा। तो अभी हम इस पर काम कर नहीं रहे हैं, अभी तो हम समझा रहे हैं आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की आगे की जो बातें होंगी, अभी हम आपको सिर्फ ये बता दिए हैं कि किसका बढ़ जाएगा किसका घट जाएगा, बढ़ने घटने के बाद का क्या प्रोसेस है। अभी ये थ्योरी बचा हुआ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सब मेन पॉइंट पर तो अभी आए ही हैं। उम्मीद करते हैं कल ये थ्योरी समाप्त हो जाएगा। यहीं तक आज रहने दीजिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है।